सो वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ लॉ सीरीज की नई क्लास लेकर। अपनी आज की इस क्लास में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन यानी भाग वन, जो कि बेसिकली यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में है। तो वो क्या है आर्टिकल वन, क्या है आर्टिकल टू, क्या है आर्टिकल थ्री और क्या है आर्टिकल फोर। चूँकि जो पार्ट वन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन चार आर्टिकल पर बेस्ड है, तो हम बहुत डिटेल में जा कर के कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी देखेंगे कि 1947 जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ से लेकर के 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, अब तक के बीच में ऐसे क्या क्या इंसिडेंसेस घटे जिसका इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा। तो हम केवल इन चार आर्टिकलों को नहीं समझेंगे, हम इसके साथ साथ 1947 से लेकर के 1950 तक के बीच में जो भी प्रोसेस हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ग्रेट लीडर थे, द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उनका क्या रोल था जब भी जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको यूनाइट करने में। तो आज हम उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया, जो पार्ट वन है, पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 1 to 4 है, डिफाइंस इंडियाज टेरिटरी एंड ग्रांट्स द पार्लियामेंट द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट एंड आल्टर द बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रक्चर द कंट्री। वही मैंने बताया कि जो आर्टिकल 1 to 4 पार्ट वन का जो हिस्सा है, इसमें ये डिफाइन किया जाता है कि इंडिया क्या है, इसकी टेरिटरीज क्या क्या है। इसके अलावा पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है कि वो नए स्टेट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर सकते हैं और कंट्री को रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। इनको बहुत बेहतरी से समझने के लिए थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है। बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तीन प्रकार का है। पहला है कॉन्फेडरल, दूसरा है फेडरल और तीसरा यूनिटरी। क्या होता है कॉन्फेडरल, क्या होता है फेडरल, क्या होता है यूनिटरी? अगर हम इसको समझे तो जो कॉन्फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इसमें जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ होती हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, इनके बीच का रिलेशन कैसा है। तो देखिए समझिए, इसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसके पास लिमिटेड पावर होता है, जबकि जितने भी स्टेट्स होते हैं उनके पास ज़्यादा सुप्रीम पावर है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि कुछ सुप्रीम पावर के स्टेट्स आपस में कंबाइन करके एक कंट्री तो बनाते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर होती नहीं है। यहाँ पर जो मेन पावर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। इससे दिक्कत ये आ सकती है कि जब भी चाहेंगे वो स्टेट्स अलग हो जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे कॉन्फेडरल में, तो ऐसे में स्टेट्स के अलग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसीलिए कहते हैं ये सबसे वीक माने जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसमें पावर का डिवाइडेशन होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। जैसे कि आपने कुछ इंडिया में देखा होगा, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रोल प्ले करती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग रोल प्ले करती है। इसमें होता क्या है, ये इसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। लेकिन इंडिया पूरी तरह से फेडरल नहीं है, पहले उसको समझते हैं। फेडरल में क्या होता है, फेडरल में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, लेकिन दोनों के क्राइटेरियाज डिफाइंड होते हैं अलग अलग। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो देश की नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगी, जैसे डिफेंस सेक्टर, फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स को मैनेज करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट लोकल इश्यूज को देखती है, जिसमें एजुकेशन या पुलिस आता है। कुल मिला के दोनों को ही डायरेक्टली पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, और दोनों के ही अलग अलग एरियाज डिफाइंड है। तो ये हो गया आपका फेडरल सिस्टम। काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि इंडिया में यही चलता है। तो हम ये कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी तरह से नहीं है। अब पूरी तरह से क्यों नहीं है, पहले उसको समझिए। अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सेंट्रलाइज्ड पावर रहता है, जैसे ब्रिटिश इंडिया के दौरान था, या ऐसे कई सारे अभी भी कंट्रीज़ है जहाँ पर यूनिटरी सिस्टम चलता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही मेन होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपनी लोकल बॉडीज़ को डिफाइन करती है। इनको हम सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वही पिछली गवर्नमेंट को पावर देती है। तो मेन जो सोर्सेज होते हैं उनके पावर के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। जबकि फेडरल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली पावर मिल रहा है। क्योंकि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर आप ले रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे आपके पावर को ओवरकम कर सकती है। इसमें क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में कुल मिला के मेनली एक ही गवर्नमेंट काम करती है और वो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल में क्या होता है, दो अलग अलग है, दोनों के काम अलग अलग है, दोनों की लिस्ट अलग अलग है। यूनिटरी में क्या है कि यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसने क्या किया है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स तो बनाई हैं, लेकिन उनको पावर सेंट्रल से ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिटरी में।
जबकि हम जब को फेडरल की बात करेंगे इसमें सेंट्रल का कोई बहुत ज़्यादा रोल है ही नहीं, लिमिटेड पावर्स है उनके पास, मेन रोल जो होगा वो स्टेट्स के पास होता है। अब अगर हम इन तीनों को तीनों समझ लेते हैं तो कुछ एक चीज़ समझ में ये आती है कि जो इंडिया है वो फेडरल है और कुछ मायनों में यूनिटरी भी है। कुछ मायनों में क्यों है वो समझते हैं। जैसे हम अगले बात करेंगे, कंपैरिजन में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिटरी में वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जिसमें स्ट्रांग होती है ज़्यादा, और इसमें स्टेट्स का कोई सोवरेनिटी नहीं होती। इसमें यूके आता है आपका। फेडरल में पावर डिवाइडेड होती है जो कि शेयर के साथ स्टेट के साथ शेयर की जाती है। इसमें स्टेट सोवरेनिटी नहीं होती लेकिन दोनों का रोल होता है। इसमें यूएसए आता है, कनाडा आता है। इसके बाद हम आते हैं नीचे कॉन्फेडरल सिस्टम में, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है। कुल मिला के आप कह सकते हैं सेंट्रल वीक होती है, स्टेट स्ट्रांग होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज कोजी फेडरल, मतलब पूरी तरह से फेडरल नहीं है कंट्री, बिकॉज इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी। अब आप ये समझ रहे होंगे दोनों का कैसे है, तो दोनों की वजह बताता हूं मैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और दोनों की पावर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। दोनों की अलग अलग लिस्ट है। जैसे सेंट्रल के लिए जो लिस्ट है उसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। उसमें सेंट्रल क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो सारा लिखा हुआ है, जिसमें एग्जाम्पल मैंने कहा डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स देखते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की भी स्टेट लिस्ट है जिसमें क्या है, पुलिस एंड एजुकेशन, लोकल इश्यूज को देखना है। और कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें मैरिजेस, बैंकरप्सी आती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसको भी यूनियन ही देखती है। लेकिन सम केसेस इन इमरजेंसी, जब इमरजेंसी का टाइम आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हावी हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करता है। तो अगर हम ऐसे में देखेंगे तो ये फेडरल सिस्टम में नहीं होता। फेडरल में तो दोनों को बराबर बराबर वर्क डिफाइंड है, और ये यूनिटरी भी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि अगर ये यूनिटरी होता तो स्टेट गवर्नमेंट को अलग रोल था और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग रोल था। ठीक है, क्योंकि यूनिटरी में तो ऐसा होता नहीं है। यूनिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करता है कि उसकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे बिहेव करेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखा है, दोनों के लिए लिस्ट बनाई है। स्टेट लिस्ट अलग है और सेंट्रल लिस्ट अलग है। सेंट्रल लिस्ट को हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, जिसमें उनके क्या काम होंगे वो डिफाइंड है, और स्टेट लिस्ट में स्टेट के काम डिफाइंड है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं इंडिया पूरी तरह से ना ही फेडरल है और ना ही पूरी तरह से यूनिटरी है। क्यों, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिया क्वाजी फेडरल सिस्टम है। यहाँ पर अगर कोई स्टेट चाहे कि हमारी कंट्री से अलग हो जाए तो वो नहीं हो सकता। अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, यानी ऐसा क्यों करना पड़ा कि हम यूएस के तरीके पूरी तरह से फेडरल नहीं है, उसकी वजह समझते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 15 अगस्त 1947 की मॉर्निंग को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशन को एड्रेस कर रहे हैं रेड फोर्ट से, और वो बोल क्या रहे हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। उन्होंने कहा कि जब रात अर्धरात्रि में जब दुनिया पूरी सो रही होगी और जब दोबारा इतनी लोग सोएंगे और जब जगेंगे तो इंडिया एक नई जिंदगी फ्रीडम के साथ एक नई लाइफ जिएगा। अब सवाल यह आता है कि जिस इंडिया की वो बात कर रहे हैं 1947 में, क्या वो इंडिया यूनाइट था? क्या उस सेलिब्रेशन में पूरा होल वर्ल्ड इन्वॉल्व था, होल कंट्री इन्वॉल्व थी, सॉरी वर्ल्ड नहीं, और क्या सभी खुश थे? अब इसकी वजह क्या है मैं बता रहा हूं आपको। ट्रुथ ये था कि 1947 से पहले ही जस्ट इंडिया को एक बड़ा वाउंड था पार्टीशन का। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, और उसके पार्टीशन के बाद एक बड़ा चैलेंज ये था कि जैसे इंडिया फ्री हुआ, इंडिया के सामने जो चैलेंज था वो 565 प्रिंसली स्टेट्स का था। इसके लिए आप ये समझिए कि जब ब्रिटिश रूल शासन में आया था उस समय क्या हुआ, कहते हैं वन साइड देयर वाज अ जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द अदर साइड देयर वाज अ सॉरो ऑफ पार्टीशन। ठीक है, 1947 में एक तरफ आनंद था, लोग खुश थे, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिपेंडेंस को, लेकिन दूसरी तरफ दुखी भी थे। दुखी क्यों थे? क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हुआ था। ब्रिटिश ने तकरीबन 200 सालों तक हमारे यहाँ पे राज किया, और 1858 से लेकर 1947 तक, ठीक है, इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में था। लेकिन 1947 में माउंट बेटन प्लान के तहत इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ। अब डिवाइडेशन की कई वजह थी। एक वजह थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो उनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम रहेगी। तो स्टार्टिंग से उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई थी ताकि हिंदुओं और मुस्लिमों को आपस में मर्ज ना होने दिया जाए। ठीक है, ब्रिटिश ऑलवेज इंक्रीज हेट्रेड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ताकि यूनाइट ना हो, ताकि वो
शांति से अपनी गवर्नमेंट चला सके। दूसरी वजह थी मुस्लिम लीग की डिमांड। मोहम्मद अली जिन्ना वो डिमांड करने लगे थे कि उनको नया पाकिस्तान चाहिए, और वो डिमांड धीरे धीरे बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई कि पाकिस्तान डिवाइड करना ही पड़ा इंडिया से अलग। इसकी एक और बड़ी वजह थी कम्युनल वायलेंस। 1946 में डायरेक्ट एक्शंस डे के बाद रियॉट्स हुए जिसने टेंशन बढ़ा दी, और माउंटबेटन अर्जेंसी, क्योंकि ब्रिटिश बहुत जल्द इंडिया से बाहर जाना चाहते थे, तो बाहर जाने से पहले वो मेक श्योर करना चाहते थे कि शांति हो जाए, और शांति ऐसे होगी नहीं क्योंकि दो मेजर कम्युनिटीज़ जो हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनके आपस में रिवॉर्ड्स थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो कैसे बिहेव करेगा, किसको क्या वर्ता दी जाएगी, इस चीज़ों को लेकर के उन्होंने ये डिसाइड किया लास्ट में कि ऐसा करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कर देते हैं, और वही किया भी उन्होंने। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तो पंजाब और बंगाल डिवाइड हो गए, ठीक, और ओवर 1 करोड़ यानी 10 मिलियन पीपल्स बिकेम रिफ्यूजी। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं 1 करोड़ लोग रिफ्यूजीज बन गए थे, जो कुछ यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। इस तरीके से इतने लोग तो रिफ्यूजी बन गए। बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम्स के आपस में रियॉट्स हुए, और जिन्होंने करीबन 10 लाख लोगों को मौत के घाट पे उतारा गया। ये कब हो रहा है, पार्टीशन के समय में, ठीक है। फैमिलीज आपस में बिछड़ गई, घर से बेघर हो गए, और इस तरीके से पार्टीशन का वॉन्ड भी हमारे पास था। यानी इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के साथ साथ एक पार्टीशन का जख्म, दूसरे बहुत सारे लोगों के मरने का जख्म, ये सारा कुछ हमारे पास है। और 1947 से कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा ये भी समझना है। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया जब ब्रिटिश रूल में गया था, उससे पहले इंडिया जो था वो प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। यानी पूरा इंडिया अलग अलग स्टेट्स थे जहाँ पे कोई ना कोई रूलर था, कभी कहीं पे नवाब थे, कहीं पे कोई था। तो सवाल ये आता है, जैसे इंडिया फ्री हुआ तो फ्री होने के बाद सीन ये है कि अब यहाँ पर फिर से पुरानी हालत है। यानी पहले जो रूलर्स थे वो फिर से अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स की मांग कर रहे थे, या एक प्रकार कह सकते हैं कि अब इंडिया के लिए चैलेंज था। या इंडिया वॉज फ्री बट इट्स लैंड वॉज स्कैटर्ड अक्रॉस 565 प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया आज़ाद था, लेकिन जो इंडिया का जगह थी, लैंड थी, वो 565 रियासतों में बटी हुई थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा आफ्टर पार्टीशन कि उन 565 रियासतों के साथ क्या किया जाए। अब क्योंकि वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर अब तो नहीं थी, पहले तो ब्रिटिश कंट्रोल में थी, ब्रिटिश कंट्रोल उनको मैनेज कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो आज़ाद हो गए तब क्वेश्चन ये आता है उन 565 रियासतों का क्या किया जाए। अब टेक्निकली 3 ऑप्शंस थे उनके पास 565 रियासतों के। पहला, या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, दूसरा या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, और तीसरा ना ही वो इंडिया को ज्वाइन करें और ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करें, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं। और यही हुआ भी। लेकिन सीन यहाँ से शुरू होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वो एक चीज़ जानते थे कि अगर हम अलग अलग स्टेट्स में बटकर रहेंगे तो अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन फिर बहुत जल्द गुलाम हो जाएंगे। कहावत है इंग्लिश में, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर हम यूनाइट हैं तो सेफ है, अगर हम डिवाइडेड रहेंगे तो हमारा पतन होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहाँ पे एक महान रोल प्ले किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके साथी थे वीपी मेनन। उन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कन्विंस किया कि वो इंडिया को ज्वाइन करें। डिप्लोमेसी भी की, और कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने आर्मी का भी इस्तेमाल किया, ठीक है। प्रेशर एंड इवन मिलिट्री फोर्स वाज रिक्वायर्ड। कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो रेडी नहीं थी इंडिया के साथ मर्ज करना, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एनी हाउ इन सारे के सारे स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करना चाहते थे। तो मर्ज करने के लिए जब उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने बातचीत की, और बातचीत से अगर बात नहीं बनी तो फिर आर्मी ऑपरेशंस भी किए गए, और इसके बाद सारे के सारे रियासतों को मिलाकर इंडिया बनाया गया। अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हैं मैंने, कब बने, कैसे बने। पहला स्टेट है हैदराबाद, जिसमें ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 में। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारा कुछ 1947 से लेकर 1950 तक के बीच में हो रहा है। 1947 जब आपका देश आज़ाद हुआ है से लेकर के 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर फाइनली रेडी हो गया, उसके बीच में इन स्टेट्स के साथ इस तरीके से हम यूनाइट करने के लिए क्या कर रहे हैं। लिखा हुआ है हैदराबाद के बारे में, द निजाम वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंट बट द इंडियन आर्मी टुक एक्शन। हैदराबाद का जो निजाम था वो अलग स्वतंत्र देश बनना चाहते थे, और उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और फाइनली उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। ऐसे जूनागढ़ के साथ क्या था,
जूनागढ़ का तो डिफरेंट ही सिस्टम था। वहाँ का जो नवाब था, चूँकि वो मुस्लिम था, वो पाकिस्तान से ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन जो जूनागढ़ की मेजर पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, तो उन्होंने पाकिस्तान से मर्ज करना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने वोट किया कि वो इंडिया से ज्वाइन करना चाहते हैं। और फाइनली क्या हुआ, जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज कर लिया गया। कश्मीर एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू रहा है बहुत लंबे समय तक। स्टार्टिंग में इनिशियली वांटेड टू इंडिपेंड, कश्मीर शुरू में इंडिपेंडेंट में रहना चाहता था, बट जब पाकिस्तान ने अटैक किया उसके ऊपर तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और फाइनली उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा गोवा की बात करते हैं, ऑपरेशन विजय हुआ, जिसे रिमेन अंडर द पोर्टुगीज कंट्रोल इन 1961। इंडिया हैड टू यूज मिलिट्री फोर्स, इंडिया ने मिलिट्री फोर्स का यूज़ किया और गोवा को भी मर्ज कर लिया। तो आपने क्या देखा, आज़ाद होते ही स्टेट्स को आपस में मर्ज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वीपी मेनन को, या उस समय आप कह सकते हैं इन चीज़ों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्रेडिट भी दिया जाता है कि इंडिया अगर आज यूनाइट है तो उसकी एक बड़ी वजह वो है। उन सब लोग इतने एफर्ट्स किए और जाकर फाइनली इंडिया यूनाइट हो गया। अब सीधी सीधी बात है, इंडिया यूनाइट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीज़ों को ज़रूर मेंशन किया जाएगा कि दोबारा से फिर से ये कहीं सेपरेट ना हो जाए। और अगर हम इसको पूरी तरह से फेडरल बना देंगे तो बात तो वही है, सारे स्टेट के बाद पूरी तरह से पावर डाल देना। इससे क्या होगा, कल को अलग होने लगे फिर क्या होगा, और पूरी तरह से यूनाइटेड भी नहीं डाल सकते हैं। वजह क्या है, यूके की तरीके। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर हर 10 किलोमीटर में लोगों की लैंग्वेज और कल्चर बदल जाता है। तो अगर हम यूनिटी डालेंगे तो एक ही गवर्नमेंट पूरा का पूरा देश सेल्फ संभालेगी। ऐसे में कई बार ऐसा हो सकता है किसी स्टेट के साथ कुछ भेदभाव हो जाए, कुछ पार्शियलिटी हो जाए। तो ऐसे में क्या किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, सभी कॉन्स्टिट्यूशन को रिसर्च करके स्टडी किया गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर उसके आगे की बात क्या आती है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द रियल चैलेंज वाज क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द कंट्री। इवन आफ्टर यूनाइटिंग द स्टेट्स, इंडिया स्टिल डिड नॉट हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सो व्हाट वी नीडेड। वही मैं कह रहा हूँ, इंडिया आज़ाद हो गया है, सारे स्टेट्स को यूनाइट भी कर लिया गया है। अब गवर्नमेंट चलाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे गवर्नमेंट चलाई जा सके, और ये रोल मॉडल बनाया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लिया और बनकर रेडी हुआ। इसमें से जो फीचर्स थे ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर, आयरलैंड और अदर कंट्रीज से लिया गया। 26 नवंबर 1949 इसे अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको ऑफिशियली अप्लाई कर दिया गया पूरे इंडिया में, और बना इंडिया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं, क्योंकि ये 5 वर्ड्स प्रियम्बल का हिस्सा है। सोवरेन मतलब इंडिया अब अपने आप में खुद इतना पावरफुल है कि अपनी कंट्री से संबंधित जितने भी डिसीजन है खुद ले सकता है, किसी बाहर की इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करेगा। यही वजह है कि इंडिया बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रीटीज साइन कर रहा है बिना किसी की अनुमति लिए हुए। सोशलिस्ट है, बराबरी का मतलब जितना भी समाज में इनइक्वालिटी है उसको बराबर लाना। इसीलिए क्या होता है, जो कमज़ोर तबका है उनको स्कॉलर दिया जाता है, उनको जॉब दी जाती है जैसे मनरेगा वगैरह, ताकि धन का डिस्ट्रीब्यूशन हो और जो लोअर है वो भी सामने बराबर समाज में बराबरी का मिले। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकुलर की, तो आपने देखा है इंडिया उन देशों में से एक है जहाँ हर एक धर्म को बराबर इक्वल रिस्पेक्ट किया जाता है, बराबर सरकारी छुट्टियाँ भी हैं, उतनी ही अच्छे से ईद मनाई जाती है जैसे दिवाली मनाई जाती है। तो ये सेकुलर का है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर आपको अधिकार है अपने एमपीज और अपने एमएलएस को चुनने का, तो ये डेमोक्रेटिक है। डायरेक्ट इलेक्शंस भी इंडिया में, डायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आप अपने प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे पार्टीशन मतलब हमने टेबल में कन्वर्ट करके लिख दी है। ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ पर आपको ये सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आपको मिल भी जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। इतना सब होने के बाद संविधान बन गया और संविधान में पार्ट 1 ऐड किया गया, और ये पार्ट 1 है, इट इज़ अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें पार्ट 1 में डिफाइन किया गया कि यूनियन क्या है और इसकी टेरिटरीज क्या है इंडिया की। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 1 to 4 है, डील्स विद द नेम, टेरिटरीज, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स। It defines India as a union of states and provide the framework how the territory of India can be altered. It ensured India's unity and flexibility and reorganizing states to meet administrative, linguistic and cultural needs.
कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 1 to 4 में सब डिफाइन किया गया है। डिफाइन किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी होगा, सारे स्टेट को मिला करके एक भी किया जाएगा और उन सबकी कल्चर वगैरह का ध्यान रखा। ये बेसिकली 3 चीज़ों पर काम करता है। इंडिया के स्ट्रक्चर पर, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब स्टेट्स का यूनियन तो है ही, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सारे स्टेट्स से उनको यूनाइट करके बनाया गया इंडिया, तो बन गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा है प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स, अल्टर बाउंड्रीज, reorganize the states without requiring constitutional amendment। अगर आपको स्टेट की बाउंड्रीज में कुछ अल्टरेशन करना है, किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, नए स्टेट को मर्ज करना है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम पार्लियामेंट में मेजोरिटी के साथ चाहे ज्वाइंट सिटिंग में जा करके हम लॉस पास करके नए स्टेट को बना सकते हैं, पुराने स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर भी कर सकते हैं। आगे इंश्योर्स यूनिटी, बैलेंस, फेडरल एंड यूनिटी फीचर्स टू मेंटेन द इंडियन इंटीग्रिटी। यहाँ पर किसी स्टेट को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अलग देश की मांग करे, तो यूनिटी भी है। चलिए अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, ये चारों के चारे पार्ट 1 के हिस्से हैं और मैंने आपको बताया हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। स्टेट्स को मर्ज किया गया है तो सबको ध्यान में रखा गया है, प्रिंसली स्टेट्स जो भी थे। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड कैन नॉट सक्सेड। इंडिया जो है वो कई सारे स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और वो दोबारा अलग नहीं हो सकते चाह कर भी। इनकी जो टेरिटरीज हैं इंक्लूड स्टेट्स, जिसमें आपके स्टेट्स आएंगे, इसके मतलब जो सीमा है उसमें स्टेट्स भी रहेंगे, इसके हद में यूनिटी स्टेट भी रहेंगे, और इसके अलावा आपका और अदर अगर कोई दूसरा नए टेरिटरी को भी हम एक्वायर करते हैं तो वो भी बन जाएगा। इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, जो कि 1948 में हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया था, और जूनागढ़, वो सब मिला करके इंडिया के पार्ट बन गए हैं और अब ये चाहें भी तो ये हमसे अलग नहीं हो सकते। ये डिफाइन है आर्टिकल 1 में ही पहले से। आर्टिकल 2 कहता है कि हम एक नए स्टेट को भी एडमिशन कर दे सकते हैं, यानी पार्लियामेंट कैन एडमिट अ न्यू स्टेट और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट अगर चाहे तो लॉ पास करके, मैंने बताया आपको ज्वाइंट सिटिंग से, अगर चाहे तो अलग अलग दोनों भी जो अपर हाउसेस लोअर हाउसेस है, यानी राज्यसभा लोकसभा में बिल लॉ पास करके एक नया स्टेट बना सकते हैं, एक नया स्टेट बना सकते हैं और एक नया स्टेट को मान्यता भी दे सकते हैं। इसी का एग्जांपल है सिक्किम, जो कि 1975 में 22nd स्टेट बना है आके इंडिया का। तीसरा लॉ क्या कहता है, यानी दूसरा लॉ कहता है कि हम एक नए स्टेट को बना सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। तीसरा आर्टिकल कहता है पार्लियामेंट कैन अल्टर स्टेट बाउंड्रीज एंड नेम्स एंड एरियाज। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो पहले से बने हुए स्टेट्स हैं उनकी जो भी सीमा है, बाउंड्री है, उसको अल्टर कर सकते हैं, ठीक है, अल्टर कर सकते हैं, उनके नाम को चेंज कर सकते हैं, और या उनके नाम में से जो भी एरियाज है उनको डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या है कि जो भी इंडिया है वो इन स्टेट्स का, अब यूटीज का एक कॉम्बिनेशन है जो अलग नहीं हो सकते बाद में भी। दूसरा क्या कहता है, पार्लियामेंट अगर इंडिया की चाहे तो नए स्टेट को बना सकता है, उसको मान्यता भी दे सकता है, ठीक है, जिसमें सिक्किम बनाया गया है। तीसरा आर्टिकल क्या कहता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की बाउंड्रीज को अगर हमें अल्टर करना है, बाउंड्रीज को कम ज़्यादा करना है, या फिर उसमें कोई ऐसा एरिया है जिसको नाम देना है या नाम चेंज करना है, तो ये सारा आप आर्टिकल 3 के थ्रू कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 4 क्या कहता है, ये तो पहले के आर्टिकल्स के बारे में है। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के बारे में अगर कुछ काम करना हो आर्टिकल 2 और 3 को लेकर के, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ। सिंपली उसके लिए क्या होगा कि आप पार्लियामेंट में लॉ बना करके लोअर हाउसेस, अपर हाउसेस, राज्यसभा, लोकसभा आपस में मेजॉरिटी के साथ बना करके आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1966 में फ्रॉम पंजाब बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। और जो मैं कह रहा हूँ कि एक नया एक अल्टर स्टेट बनाना या उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना, इसमें क्या है लिखा है, प्रेसिडेंट रिफर्स द पर्सनल प्रपोजल टू द स्टेट लिंग्विस्टिक, यानी अगर हम एक नया स्टेट, मान लीजिए मेरे पास पहले से जो स्टेट्स बने हुए हैं उनकी बाउंड्रीज की कुछ चेंजेस करके एक नया स्टेट बनाना है, इसका जो प्रपोजल होता है वो प्रेसिडेंट रखेगा। एग्जाम्पल में मैंने बताया तेलंगाना 2014 में अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से, एक नया स्टेट बना। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये भी अलग स्टेट बने हैं, बाद में फॉर्मेशन हुआ इनका और इनका एक मानक भी माना गया। कुल मिलाकर अगर हम कहेंगे तो ये जो आपका पार्ट 1 है इन 4 आर्टिकल पे ही बेस्ड है।
आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। इन्हीं आर्टिकल्स को मैंने टेबल में बनाया है। इसके बाद मैंने उनको डिफाइन भी कर दिया है। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो जो चीज़ें मैंने आगे बनाई हैं उन्हीं चीज़ों को मैंने लास्ट में यहाँ पे अलग अलग भी डिफाइन कर दिया है। ये नोट्स मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये सारे नोट्स बाद में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है और जो चीज़ें मैंने टेबल में बताई हैं वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दे भी दी है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जिसको हम कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट पे लिख सकते हैं। अगर आप उसे कमेंट पे लिखेंगे आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर भी स्टेप लूँ और उसके रिगार्डिंग मैं आपको चीज़ें बताऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट किया करिए। हमारा सपोर्ट करिए। आप इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर भी करिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे इसी के अगले पार्ट 2 के साथ, जिसमें सिटीजनशिप वगैरह के बारे में बताया गया है डिटेल एनालिसिस के साथ। मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं तो कई बार एक दिन छूट जाता है। डेली बेसिस पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूँ, बट चूँकि मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ, तो इन नोट्स को बनाना पड़ता है मुझे। नोट्स बनाने के बाद ही मैं आपको पढ़ाने के लिए आऊँगा। तो कभी कभार 1-2 दिन का अगर गैप हो जाएगा तो डोंट माइंड दैट। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।